अनुमा जी, विचारों से शुरू करते हैं। और विचारों में कांग्रेस को भी अगर मैं देखता हूँ, मैंने कांग्रेस को लंबे समय से खुद एक रिपोर्टर की तरह, करस्पॉन्डेंट की तरह कवर भी किया है। तो कांग्रेस में विचारों की बहुत उथल पुथल रही है, लेकिन राहुल गांधी के आने के बाद कुछ कहीं एक शिथिल दिखाई दिया कि एक स्टेबिलिटी आ रही है विचारों में। बीच में G23 बना, ये भी बना। तो अब कांग्रेस की स्थिति क्या है, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि बदलाव जो बड़ा होता है, तो बदलाव में एक ट्रिगर पॉइंट होता है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या राहुल गांधी का निष्कासन किसी बड़े बदलाव का ट्रिगर पॉइंट माना जाए, कि या अभी और कोई बड़ा ट्रिगर पॉइंट देखना है हमको? नमस्कार। आज के इस सेशन में सुप्रिया श्रीनेत जी को आना था, तो वो किसी कारण से नहीं है यहाँ। तो मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उनके जगह मुझे एक्सेप्ट किया है। और मैं एक अलग ही जॉनर से आती हूँ। मैं भारतीय वायुसेना में 24 साल विंग कमांडर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 10 साल सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ी। लेकिन मेरा ये कहना है कि वायुसेना के उन 24 सालों ने मेरा लोकतंत्रीकरण किया, और बड़ा सटल। क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे ऐसे साहित्यकारों को देखते हैं, विचारक हैं यहाँ, जिनका मैं मानसिक स्तर, सोच का स्तर बहुत विकसित पाती हूँ। और हम फौज में रहते हुए अंदर केवल अपने आप में सीमित रहते हैं। तो कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हुई जब मैं, तो शायद वही लोकतंत्र रहा होगा, विचारधारा की जो बात है। और ऐसा कुछ हुआ कि मुझे सेवाग्राम जाने का जब मौका मिला, तो मुझे कहा गया ये चरखा सेट किया है, इसे चरखे को चलाओ। मैंने कहा बड़ा गया गुजरा जमाने की चीज है ये तो। पर उस सेट किए चरखे में जब मैंने पहली बार रुई को हाथ में रख के और काटना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि अगर रुई थोड़ी सी हल्की छोड़ो तो वीव नहीं होती, और अगर उसके ऊपर जोर बढ़ा दो तो उसकी टेंसिलिटी चली जाती है, उसकी लचीलापन चला जाता है, और आप सूत नहीं काट सकते। इस छोटे से चरखे के संदेश ने मुझे कांग्रेस पार्टी से जोड़ा। कांग्रेस एक सत्य के विचार से निकली हुई एक राजनीति है, और उसमें जो उसकी शुरुआती विचारधारा थी वो सर्वोदयवाद से शुरू हुई थी। जैसा कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा इलैबोरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी आपसे कि जब हिंदुस्तान आज से 100 साल पहले, जब हिंदुस्तान में अंग्रेज थे, तो कुछ लोग थे जो वर्चस्ववादी थे, और वो सोचते थे कि कुछ लोगों के हाथ में सत्ता सीमित रहे। और सर्वोदयवाद का अर्थ ये था सबके लिए, लोगों के लिए। ये तो कहने से ही समझ में आता है, लेकिन इसमें सच था। और वर्चस्ववादी लोग जो थे, उनको आप देखिए, एक ही तरह के विचार हैं उनके, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो माधव सदाशिव गोलवलकर हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो। ये सभी जिन्ना के उस मुस्लिम लीग के साथ आए जिसका नेतृत्व केवल कुछ चुनिंदा जमींदार कर रहे थे। सामान्य लोगों की पार्टी नहीं थी मुस्लिम लीग। उसमें नॉर्मल हमारे आपके जैसे लोग नहीं थे, वो जमींदार थे जो अपने अस्तित्व से जूझ रहे थे, अस्तित्व को बड़ा करना चाहते थे। और जब पाकिस्तान बना, तो उन्हीं 22-23 लोगों के हाथ में पाकिस्तान की लगभग सारी संपत्ति थी। और आज 70 साल बाद हमारे देश में ऐसा ही कुछ चुनिंदा हाथों में संपत्ति जाने की बात है। तो आपने एक जो सवाल पूछा कि एक तो विचारधारा के बारे में, और आपने ऐसा कहा कि बीच में थोड़ा बहुत उथल पुथल रही और अब स्टेबिलिटी है। ऐसा नहीं है, लेकिन हुआ कुछ यूं कि जो कांग्रेस लीडर पैदा करती है, जैसे मैं यहाँ आई हूं, तो अगर सुप्रिया श्रीनेत होती तो आपको एक अलग विलक्षण पॉलिटिकल एंगल उनके अंदर दिखता, एक प्रतिभा दिखती। लेकिन मेरे साथ मेरा फ्लेवर है, और कांग्रेस को ये स्वीकार्य है। मैं अपने जरिए से जो कर सकूंगी वो मेरा जरिया होगा। मुझे किसी भीड़ का अंग बनाकर वो मुझे ठेल कर आगे नहीं पहुंचाएंगे, जैसे कोई एक खट्टर, कोई एक भूपेश पटेल,
कोई एक अचानक बनता है और एक जैसे स्पेयर पार्ट को रिप्लेस कर देते हैं, ऐसा वो लगा दिया जाता है। तो कांग्रेस अपने ऐसे लीडर्स का निर्माण करती है और उसका नुकसान क्या हुआ कांग्रेस को कि जब वो लीडर किसी के लालच में आया तो उस लीडर के साथ उस तरफ का एक हिस्सा ढहा और कहीं और चला गया। तो कांग्रेस पार्टी अपने सिद्धांतों पे रही, लेकिन चूंकि निर्भरता की बात करती थी, कांग्रेस के लिए परस्पर संबंध होना जो लोकतंत्र में, जो हमारे संविधान में है, वो जरूरी था। तो कांग्रेस लोगों की निर्भरता पर थी और लोगों पर निर्भर थी, और लोगों ने जब साथ छोड़ा तो कांग्रेस इधर उधर गई। लेकिन आप देखिए, आप खुद सोचिए, कांग्रेस इस देश की तसल्ली थी। कांग्रेस आज भी इस देश की तसल्ली है, क्योंकि आज कांग्रेस है तो हम समझ रहे हैं कि ये लड़ाई हम अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। राहुल गांधी जी के आने के बाद राहुल गांधी जी ने शुरुआती दौर में जो बातें की वो भी वही थी जो वो आज कह रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप का नया नया जमाना था, तब हमने ये सारी बातें कुछ ज्यादा जिसको कहना चाहिए शिद्दत से नहीं समझी। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम उसे समझ रहे हैं और हम देख रहे हैं। मैं समझती हूँ ये जो कल घटना हुई है उसके साथ जो हमने सारे विपक्ष के दलों को साथ में आते देखा, तो वहां से ही शुरुआत होती है इस क्रांति की, जो सत्याग्रह के रूप में होगी। और बड़े मोमेंटम की क्या जरूरत है लोकतंत्र की इस देश में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का में माँ ही खुद एक तरह से हत्या कर रही है अपने बच्चों की, अगर वैसी बात कहें हम तो सारे विपक्ष के जितने दल हैं हमने देखा। और कल मुझे किसी ने एक बात कही जो मैं यहाँ कह देना चाहती हूँ कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे एक वीडियो भेजा और कहा कि संजय सिंह जी इतना अच्छा बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में, जरा सुनिए। तो मैं समझती हूँ कि जिस क्रांति की आप बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत हो गई है। अनुमा जी, क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने का वक्त हो चुका है, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे ये कर दूं कि 50% आबादी, आधी आबादी, उसके सवाल वैसे राजनीति में नहीं आते। एक 33% रिजर्वेशन का गाजर अटकी हुई है, वो अटकी रही है न मालूम कब से। लेकिन उसके अलावा भी आपने कैंपेन शुरू किया, उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और उसके बाद वो कैंपेन का पता चलाने की गया कहाँ वो कैंपेन। तो विमेन एंगेजमेंट जो है, महिलाओं के साथ जो एंगेजमेंट है पॉलिटिकल पार्टी का, वो उस तरीके से बहुत स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट मुझे दिखता नहीं। ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हम देखते हैं अमेरिका के चुनाव में, ये उन्हीं लोगों ने शुरू की, लीग ऑफ विमेन वोटर्स ने। और ये महिला वोटर, महिला कंस्टिट्यूंसी क्योंकि 50% है। अगर मैं सांप्रदायिकता की बात करूं, सांप्रदायिकता भी वहां कम नहीं है, वहां प्रगतिशीलता भी है, सब कुछ है, लेकिन उनको एड्रेस नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, आपका सवाल कि महिलाओं के बारे में, और आपने फिर एक अमेरिका का उदाहरण दिया, तो मैं ये कहूँगी कि जब कांग्रेस ने, क्योंकि देश की स्वतंत्रता का जो आंदोलन था वो केवल स्वतंत्रता के लिए नहीं था, स्वतंत्रता के बाद भारत कैसा हो वो भी एक बात थी। तो अमेरिका की महिलाओं को जहां उनकी स्वतंत्रता के 200 साल के बाद मताधिकार, वहां भारत में पहले दिन से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला था, और ये कांग्रेस की सोच थी। आगे चल के जो महिला अधिकारियों को भारतीय सेनाओं में प्रवेश मिला वो भी कांग्रेस की सरकार के तरफ से था। 1990 के दशक में था, पहली बार कांग्रेस की सरकार ने ही उसे शुरू किया था। और आगे चल के जो उन्होंने पेंशनेबल सर्विस की थी सेना अधिकारियों के लिए, वो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अटल बिहारी जी के समय में खत्म कर दी थी। और फिर जब हम लड़के जीते तो हमको पहली बार परमानेंट कमीशन पेंशनेबल सर्विस भी कांग्रेस की सरकार ने दी थी। तो कांग्रेस ने अभी जो अपना 85वां महाधिवेशन हुआ है उसमें इंटरनली तो पार्टी के अंदर 50% हिस्से में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिशत रखा है। वो एक तरह से आरक्षण समझ लीजिए आप, उसमें दलित भी हैं और महिलाएं भी हैं। तो महिलाओं को पार्टी में भी, जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो डेलीगेट्स हैं,
उसमें भी उनको वो जगह मिलने वाली है। ये भी एक बात है, आप सब जानते हैं कि 2010 में जब हमारी सरकार ही थी और महिलाओं के 33% आरक्षण का बिल आ रहा था, तो हमारे पास वो संख्या नहीं थी कि जिससे वो पारित हो पाता, और इसलिए वो लोकसभा में पारित नहीं हो सका। तो कांग्रेस की जहां तक बात है, वो तो अपनी जगह है, वो तो पार्टी अपने तरफ से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती है, लेकिन दुख तब होता है कि जब हमारे देश की वो महिलाएं जो हिंदू संस्कृति में आकर भी उस व्यक्ति को वोट देने जाती हैं जिसने न तो अपनी पत्नी को तलाक दिया और न साथ रखा, तो वहां से बात शुरू होती है कि वहां पे महिलाओं को कैसे हम समझाएं, और वो समझ तो उनके अपने ही आगे बढ़ के और चीजों को जानने से होगी। तो बस यही कहना चाहूंगी मैं इस पर। और एक अदम गोंडवी का शेर पता नहीं क्यों याद आता है, और वो मैं जरूर कहना चाहती हूँ, थोड़ा मैंने उसमें फेरबदल किया है तो उसके लिए क्षमा, कि जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, अगर मोनेटाइजेशन हो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, अगर मोनेटाइजेशन हो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों के दुगने दाम कर देंगे। और अगर नेता खरीद के कुर्सी बच सकी तो देखना अगली संसद में ये हॉर्स ट्रेडिंग को भी आम कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।